हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और इस क्लास के अंदर जीआईजीएल का हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जीआईजीएल का एक नया चैप्टर हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद रजिस्टरिंग ऑफिसर। ये कहना चाह रहा है कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट की रिकॉर्डिंग करवाना एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट की कंटेंट को किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास क्या करवाना, रिकॉर्ड करवाना और किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी को प्रिजर्व करना। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। वो बात करता है किसके बारे में? रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। क्लियर? अब क्या होता है दूसरा? अब रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्रिजर्व एंड थ्रू ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रोसीजर कैन बी मेड अवेलेबल टू जनरल पब्लिक बाय रजिस्ट्रार। बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड प्रिजर्व द कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 is the law relating to registering the document। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्रिजर्व। जो रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्रिजर्व and observing certain procedure can be made available to the general public by the registrar। और ये क्या करता है? रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्रिजर्व एंड थ्रू ऑब्जर्विंग, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाता है एंड थ्रू ऑब्जर्विंग द certain procedure can made available to जनरल पब्लिक बाय द रजिस्टर। जो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करता है, रिकॉर्ड करता है, उसे रजिस्ट्रार बोला जाता है।
ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट with the registering officer and preserving the copy of the original document. Therefore, registration is the notice. उसके बाद क्या कहते हैं? Registration is the notice to the general document, general public. Registered document become public document. Such document can be inspected, certified. True copy of the same can be obtained by anybody on payment of necessary fees and observing the prescribed procedure. जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाता है तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो कोई भी भाई किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने का मतलब ये है कि जनरल की उसको पब्लिक को क्या करना, नोटिस देना। एक तरह से क्या होता है, एक जनरल पब्लिक को नोटिस देने के बराबर होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और कोई भी पर्सन उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज प्रिस्क्राइब। तो ये होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बता रखा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में अंदर पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। क्लियर है? मतलब इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कंटेंट होते हैं किसी डॉक्यूमेंट के उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको प्रिजर्व किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, और जो रजिस्ट्रेशन है वो एक तरह से नोटिस होता है टू द जनरल पब्लिक वंस द, जब एक बार वंस द डॉक्यूमेंट गेट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड हो जाता है, बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और कोई भी पर्सन एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट का प्रोसीजर को जो भी प्रोसीजर बता रखा है, कुछ पेमेंट की कुछ फीस की पेमेंट करके क्या कर सकता है, सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन कर सकता है। क्लियर है? अब डॉक्यूमेंट को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। डॉक्यूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। डॉक्यूमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। डॉक्यूमेंट को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला डॉक्यूमेंट दूज हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपल्सरी होता है। वो सेक्शन 17 बात करता है। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 2 क्लोज 14 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट में बता रखी है। जो इंस्ट्रूमेंट है
उसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2+14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर बता रखी है। अब क्या है डेफिनेशन, बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट हैज इंक्लूडिंग एवरी डॉक्यूमेंट, हैज इंक्लूडिंग एवरी डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के अंदर हर वो डॉक्यूमेंट आता है by which any right by which any right or any liability, जिसके द्वारा कोई राइट या कोई लाइबिलिटी जो है purport to be created, transferred, limited, extinguished, or recorded। ये कहना चाह रहा है कि भाई इंस्ट्रूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा कोई राइट या लाइबिलिटी को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, लिमिट किया जाता है, एक्सटिंग्विश किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। आपकी डेफिनेशन किस तरह से पढ़नी है भाई, इंस्ट्रूमेंट वो डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा किसी राइट या किसी लाइबिलिटी को क्रिएट, ट्रांसफर, लिमिटेड, एक्सटिंग्विश और रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन नोट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या हर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है? It may be noted that all instruments are document, but all document are need not to be instrument। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आर डॉक्यूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होता है, बट हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। क्लियर है? तो इंस्ट्रूमेंट जो है वाइडर टर्म है, इंस्ट्रूमेंट जो है वाइडर टर्म है, और डॉक्यूमेंट जो है नैरो टर्म है। क्लियर है? हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होता है, बट हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। क्लियर है? अब दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है टेस्टामेंट्री, एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री। अब बात करते हैं टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क होता है, उसकी बात करते हैं। टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट में क्या फर्क होता है, उसकी बात करके अपन चलते हैं। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री।
हाँ जी, तो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहला टेस्टामेंट्री, दूसरा नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट एन इंस्ट्रूमेंट which does not which does not come into effect after it is execution ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट तो हो जाते हैं लेकिन जो उसकी इफेक्टिव है वो कब होते हैं? फ्यूचर में होते हैं। जैसे विल हो गई, फादर ने विल मतलब वसीयत, फादर ने वसीयत बनाई, लेकिन वो इफेक्टिव कब होगी? आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट कम इनटू इफेक्ट आफ्टर इट इज एग्जीक्यूशन। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर इट इज एग्जीक्यूशन। अब आता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट which come into effect after it is execution. An instrument which come into effect after it is execution. एग्जीक्यूशन होने के तुरंत बाद ही जो इफेक्टिव हो जाते हैं, जैसे सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, रेंट एग्रीमेंट, या कोई किसी भी तरह से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूशन होने के तुरंत बाद। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी, इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो कब इफेक्टिव होते हैं? जो इफेक्टिव होते हैं आफ्टर सम टाइम, मतलब ये नहीं इमीडिएटली नहीं होते, कुछ टाइम बाद इफेक्टिव होते हैं। जैसे विल होगी, वसीयत होगी, तो ये डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो एक टाइम होने के बाद ही इफेक्टिव होते हैं। आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 17 की बात करते हैं सबसे पहले। सेक्शन 17, डॉक्यूमेंट हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी है? डॉक्यूमेंट्स whose registration is compulsory. सेक्शन 17। और सेक्शन 17 कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो सेक्शन 17 का जो सेक्शन 17 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ये कहता है कि डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है वो कौन कौन से होते हैं? गिफ्ट, पहला गिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी को घर गिफ्ट कर रहे हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो आप गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।
non testamentary instrument which purport or operate to create, declare, assign, limit, extinguish, whether in present or in future. अच्छा, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं हमने पढ़ा था। नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा था। which purport to create or operate, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमने ऊपर भी पढ़ा था। टेस्टामेंटरी जो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होते, और नॉन टेस्टामेंटरी जो इमीडिएटली इफेक्ट होते हैं। तो जितने भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि प्रपोर्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, प्रपोर्ट और टू क्रिएट, टू लिमिट, टू एक्सटिंग्विश एनी राइट्स और एनी लायबिलिटी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, जो ये कर रहे हैं, तो जितने भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाना आपको क्या है, मैंडेटरी है। क्लियर है। तो अभी तक हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट डीड, जैसे गिफ्ट है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अगर उसके रिगार्डिंग कोई क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। और दूसरा हमने पढ़ा कोई भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है which purport or operate to create, declare, assign, limit, extinguish, whether in present or future, any right, title of interest, the value of जिसकी वैल्यू 100 रुपीज, ऐसे नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू 100 रुपीज या उससे ज्यादा है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्नॉलेज रिसिप्ट और पेमेंट, कोई भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ वैल्यू ऑफ ₹100 और अपवर्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू 100 रुपीज या इससे ज्यादा है, जिससे आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो या करना चाहते हो, डिक्लेयर कर रहे हो या करना चाहते हो, असाइन कर रहे हो या करना चाहते हो, लिमिट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, कोई राइट, कोई टाइटल इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, या फिर कोई भी ऐसा नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज कर रहा है किसी रिसिप्ट को, किसी पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन को ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन, एक्सटिंग्विश ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ वैल्यू ₹100 अपवर्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज कर रहे हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है, उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है। A lease of immovable property is compulsory registrable if it is from year to year, if it is for year exceeding what is, अगर ईयर टू ईयर लीज हो रही है या एक साल से ज्यादा पीरियड की कोई लीज है, इफ इट रिजर्व अ ईयरली रेंट, अगर कोई ईयरली रेंट है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। गिफ्ट, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड मनी, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पांचवा डिक्री ऑफ कोर्ट और अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर।
Non-testamentary instrument transferring on assignee any decree, order of a court, or any award, when such decree, order, or award purport to create, declare, assign, limited, extinguish, whether in present or in future, any right, any title, any interest, whether vested or contingent of value of rupees 100 or more in immovable property. In immovable property. तो इसका भी क्या है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कोई भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, ट्रांसफर कर रहा है, असाइन कर रहा है किसी डिक्री को, किसी ऑर्डर ऑफ कोर्ट को, किसी अवार्ड को, व्हेन सच डिक्री, ऑर्डर ऑफ कोर्ट या अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर purport to create, extinguish, declare, assign, limit, whether in present or in future, any right, title, interest, whether vested or contingent, value of rupees 100 or more, तो उसमें भी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। अथॉरिटी टू अडॉप्ट a son which is not conferred by will, authority to adopt, to gift non-testamental instrument in immovable property of a value rupees 100 or more, acknowledgement or a receipt of payment in immovable property of a value of rupees 100 or more, lease of immovable property, decree of court and award of arbitrator, authority to adopt। तो इन सारी चीजों का रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 70 क्या है, मैंडेटरी है। इन सारी चीजों का रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे आगे आता है डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। डॉक्यूमेंट ऑफ विच registration is optional। पहला इंस्ट्रूमेंट, पहला ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच purport operate to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title, interest, whether vested or contingent, जिसकी वैल्यू जो है वन लेस है, लेस देन 100 रुपीज है, जिसकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। एनी इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज कर रहा है रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, declaration, assignment, limitation, extinguishment of any right, title, interest of a value less than 100 rupees in the immovable property. Lease of immovable property of any term not exceeding 1 year. कोई भी लीज है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई लीज है जिसकी टर्म जो है 1 साल से ज्यादा नहीं है, विल हो गया, any other document not required by section 70 is to be registered। आगे बात करते हैं। तो इन चीजों का will document not required under section 70 to be registered, lease of immovable property not exceeding 1 year, और ऊपर जो वैल्यू अगर लेस देन 100 रुपीज का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी भी क्या है, जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। आगे बात करते हैं। टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितने दिनों के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट करने हैं। टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट
सेक्शन 23, सेक्शन 26, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन, टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन। अब टाइम लिमिट क्या है प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है, सेक्शन 23 प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट अदर देन विल मस्ट बी प्रेजेंट विद इन 4 मंथ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है तो विद इन 4 मंथ ऑफ इट इज execution must be present। वो विद इन 4 मंथ ऑफ एग्जीक्यूशन मस्ट बी प्रेजेंट हो जाना चाहिए। As per section 25 provide that in case of urgent necessity or unavoidable accident, the registrar may extend the period by maximum 4 months on payment of higher fees। ये कहना चाह रहा है कि ड्यू टू सम अर्जेंसी और अनअवॉइडेबल रीजन, ड्यू टू सम अर्जेंसी और अनअवॉइडेबल रीजन, जो रजिस्ट्रार है may extend the period by maximum 4 month। आपका टाइम पीरियड जो है 4 महीने एक्सटेंड कर सकता है, 4 महीने से एक्सटेंड कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ हायर फीस। क्लियर है? अब आता है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूट हुआ है, अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है आउट ऑफ इंडिया, कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है आउट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए जो सेक्शन है, सेक्शन बात करता है 26। As per section 26, where the registering officer is satisfied that the document was executed outside India and it has been presented for registration within 4 months after it is arrival in India। तो ये कब होगा? Within 4 months after the arrival of document in India। Clear? He may accept such document for registration on payment of proper registration fees। तो पहले कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है इंडिया में, वो 4 महीने के अंदर, पहला केस क्या है, एग्जीक्यूशन होने के 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर हो जाना चाहिए। अगर कोई अर्जेंसी थी, कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था, तो रजिस्ट्रार आपके पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल हायर कुछ फीस देनी पड़ेगी,
जो कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम 10 टाइम्स भी हो सकती है। और दूसरा केस क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट हुए हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में as per section 26 where registering officer is satisfied that the document was executed out, ये कहना चाह रहा है कि the document was executed outside India and it has been presented for registration, तो वो कब रजिस्टर होंगे, जब जो डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुए थे उसके 4 महीने के अंदर अंदर, जब वो इंडिया में आ जाएंगे उसके 4 महीने के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट आपको क्या कराना है, रजिस्टर कराना है। क्लियर है। अब आगे आगे आते हैं प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन। ऊपर हमने बात की टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन, अब आता है कहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कहां प्रेजेंट करना है, बात करते हैं। प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अब आता है प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसकी बात करते हैं। प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसकी बात करते हैं। तो यहां पे हमारे सामने आता है प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर है। और दूसरा एनी अदर डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 28, डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 28। Section 28 provide that document affecting immovable property shall be present for registration in the office of sub registrar। ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 28 कह रहा है, सेक्शन 28 provides that document affecting documents affecting immovable property shall be present for
registration in the office of sub registrar within whose sub district the whole or some portion of the whole or some portion of the property is situated। ये कहना चाह रहा है कि भाई उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करोगे कि जिसके एरिया के अंदर जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी या तो पूरा या कुछ पोर्शन जो है सिचुएट करता है। तो सेक्शन 28 प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी shall be present for registration in the office of sub registrar within whose sub district the whole or some portion of the relevant property is situated। क्लियर है कि भाई जो अथॉरिटी कौन होगी, किस अथॉरिटी के सामने आप पेश करोगे डॉक्यूमेंट को? सब रजिस्ट्रार के करोगे विदिन whose sub district the whole or some portion of the property is situated। आगे एनी अदर डॉक्यूमेंट, बाकी डॉक्यूमेंट कहां पेश करोगे? सेक्शन 29 और एनी अदर डॉक्यूमेंट may be present for the registration either in the office of sub registrar in whose sub district the document was executed or in any office of other sub registrar under the state government at which all the person executing desire the document to be registered। और any other document या तो उस सब रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट करोगे जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, सब रजिस्ट्रार इन whose सब डिस्ट्रिक्ट the document was executed, या तो उस पे करोगे या फिर किसी दूसरे सब रजिस्ट्रार पे, और in the office of other sub registrar in the office of other sub registrar under the state government at which all the person executing desire the document to be registered। जहां पर सारे के सारे पर्सन जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है इस सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आप वहां पे करवा सकते हैं उस स्टेट में। क्लियर है? अब हमारे सामने आगे टॉपिक आता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट व्हेन ऑपरेटिव। जब डॉक्यूमेंट कब ऑपरेटिव होगा? जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो कब ऑपरेटिव होके यहाँ पर चलेगा, कब उसको एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, कब वो ऑपरेट होगा? A registered document shall operate from the time from which it would have commenced to operate। एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जस्ट वन सेकंड,